24 मई 2021 के दिन केरला का राज्यसभा एमपी इलामारम करीम के द्वारा इंडिया प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा गया है कि लक्षद्वीप में न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है उसको वापस ले लिया जाए। जो डिक्टेटर और एंटी पीपल पॉलिसीज लाया जा रहा है रिफॉर्म्स और स्कीम्स के नाम में, जिससे लक्षद्वीप पीपल का ट्रेडिशनल लाइफ और कल्चर खत्म करना चाहते हैं। जब लक्षद्वीप आइलैंड में बढ़ती हुई क्राइसिस की वजह से जब ये चिट्ठी लिखी गई तो वहाँ पे एक मूवमेंट का इमर्ज हुआ, जिसमें मेनली लक्षद्वीप और केरला का लोगों सोशल मीडिया पर #SaveLakshadweep के प्रोटेस्ट और ट्वीट के साथ लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर को उनके अधिकार और नियम को वापस लेने का मांग कर रहा है। वहीं की लोकल एमपी मोहम्मद फसील के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर को 300 से आदमी का नौकरी घुमाने का आरोप लगाया है। और ऐसा बहुत सारा पॉलिटिशियंस, राहुल गांधी, AIMIM सुप्रीमो असरुद्दीन ओवैसी और एक्टर भी प्रोटेस्ट के साथ देते आ रहा है। पर ये प्रोटेस्ट के पीछे में क्या रियलिटीज है और ऐसा क्या पॉलिसीज लाया जिसकी वजह से इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, तो चलिए आज की वीडियो में यही लक्षद्वीप में किस चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ पे क्या रियलिटीज है ये फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका जोग्राफिकल लोकेशन से शुरू करते हैं। ये एक सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है जो 1956 में फॉर्म हुए थे विद अ सरफेस एरिया ऑफ जस्ट 32 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 39 छोटे छोटे अलग आइलैंड से ये अरेबियन सीज में बना है, जो मेनलैंड साउथ वेस्टर्न कोस्ट के 200 से 400 किलोमीटर में पड़ता है विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 65,000 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जिसमें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है विद 93%। इसमें भी ओनली 11 आइलैंड ऐसा है जहाँ पे आदमी रहते आ रहा है। ये आइलैंड एक ब्यूटीफुल फ्लोरा फौना से जाना जाता है, जो एक टूरिज्म के लिए ये सही जगह है, जो मालदीव्स के नजदीक पड़ता है, जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमारा देश प्लस बाकी वर्ल्ड से यहाँ पे छुट्टियां मनाए जाते हैं। पर यहीं पे हम लोगों का लक्षद्वीप आइलैंड में काफ़ी कम टूरिस्ट विजिट करते हैं। पर 2010 के बाद फॉरेन टूरिस्ट में काफ़ी डीप आने लगा है कुछ इंसिडेंट की वजह से। जैसे 2010 के मार्च और नवंबर में माल्टीव शिप्स और कंटेनर शिप्स को पायरेसी बीट होते हुए पकड़ा गया इंडियन नेवी के द्वारा, और उसी साल 8 सोमाली पायरेट्स को भी पकड़ा गया। और उसी साल दिसंबर में इंडियन नेवी के द्वारा 19 फॉरेनर्स को पकड़ा गया, जिसमें 15 पाकिस्तानी भी शामिल थे, जिससे मानना है कि टेररिस्ट लश्कर के द्वारा वो आइलैंड में बेस बनाना चाहता था टू काउंटर अटैक इंडिया अगेन आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। तो यही पायरेसी और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा ये आइलैंड को एक सेफ प्लेटफॉर्म के द्वारा यूज करना चाहता था। तो आज के डेट में इसीलिए यहाँ पे एक काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इंडियन सिक्योरिटी की कंसर्न्स के हिसाब से। तो अगर पॉलिटिकली बात करेंगे तो ये यूटी में एक लोकसभा एमपी द्वारा सर्व करते हैं, जिसमें करंटली मोहम्मद फजल पीपी जो एनसीपी का है वो 2014 से बना है, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस ये दोनों डोमिनेंट पार्टी रहा है ये आइलैंड में। ये यूटी को एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रूल करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट करते हैं। तो अब कहानी यहीं से शुरू होते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर एंड IPS ऑफिसर दिनेश्वर शर्मा 5 दिसंबर 2020 में एक नया एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रफुल्ल खोटेल पटेल, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, प्लस वो दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटर है 2016 से। 2007 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, उससे पहले वो एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता था, और 2010 में उनको गुजरात का होम मिनिस्टर बना दिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा। और वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रह चुका है, जैसे मोहन देलकर सुसाइड केस में जो एक इंडिपेंडेंट MP रहा था दादरा एंड नगर हवेली से, जिसमें 15 पेज का सुसाइड नोट पर उनके भी नाम शामिल थे। और 2019 में एक IAS के साथ में इलेक्शन मोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें बाद में IAS रिजाइन किया। और 2020 में दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली की ये जो 2 यूटी है इसको एक ही कंबाइन करके एक यूटी बना दिया, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर इन्हीं को बना दिया। तो जैसे वो लक्षद्वीप का एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया तो उसके बाद वो सीरीज ऑफ ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया, जिसमें लक्षद्वीप का रेगुलेशंस में चेंज लाने का प्रयास में है। तो वो ड्राफ्ट में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो चलिए वो ड्राफ्ट को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है पंचायत रेगुलेशन 2021, जिसमें ग्राम पंचायत में बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स लाया गया है, जिसमें एक रूल्स ये भी है कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो ग्राम पंचायत का मेंबर या फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए, जिससे अपोजिशन का मानना है कि ये एक बीजेपी का मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर में एक नया एजेंडा लेके आया है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अगर रेगुलेशन ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 बच्चे से ज्यादा होने से ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पर फर्स्ट कंडीशन है ये रेगुलेशन जब
भी लागू होगा, उससे पहले अगर उसका 2 से ज़्यादा बच्चे होगा तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। वो तभी भी ग्राम पंचायत का मेंबर रहेंगे, पर उसके बाद बच्चे पैदा ना करें। और सेकेंड कंडीशन है आपका, ये रेगुलेशन लागू होने के 1 साल के अंदर अगर आपका 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बच्चे हो गए, तभी भी ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और फिर यही रेगुलेशंस में प्रोटेस्ट लेके आ रहा है, जिससे बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप में इतना पॉपुलेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोविजंस लाना जरूरी है। और जो स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें ऐसा रेगुलेशंस लाए नहीं है सरकार के द्वारा, पर ऐसा बोलना बहुत गलत है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में ऐसा कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो पंचायत इलेक्शन लड़ने का क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा कानून सिर्फ लक्षद्वीप में लाया गया बोल के ये प्रोटेस्ट करने में, पर ऐसा रेगुलेशन हर स्टेट और इलेक्शन में लाना बहुत जरूरी है फॉर एमपीज एंड एमएलए भी। और कुछ लोग ये भी मानना है कि पंचायत से एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज जैसा डिपार्टमेंट छीन लिया जा रहा है, पर इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा डिपार्टमेंट अभी भी पंचायत के अंडर में रहेगा। दूसरा रेगुलेशन है आपका प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 2021 या फिर पादसा, जिसको कुंडा एक्ट भी कहते हैं। तो ये रेगुलेशन में यही कहा जा रहा है कि कोई भी बोट लवर्स या फिर डेंजरस क्रूअल पर्सन या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स एंड सेक्सुअल ऑफेंडर और एंटी सोशल एक्टिविटीज जैसे के लिए प्रिवेंटिव डिटेक्शन किया जाएगा 1 साल तक बिना डिक्लेयर किए गए। पर 2019 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार में यहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत कम है। पर लोगों का सवाल यही है कि लक्षद्वीप में क्राइम रेट्स ऐसे ही लो है, वो गुंडा एक्ट और या फिर पादसा एक्ट लाने का क्या जरूरी है। तो आप लोगों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि वहाँ पे जो क्राइम्स होते हैं वो देश के सिक्योरिटी के लिए थ्रेटनिंग है, पर वो उतना हाईलाइटेड नहीं होते हैं। और जैसे कि बताया जाता है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। जैसे 2010 के बाद यहाँ काफी पायरेसी का बढ़ते हुए देखने को मिला, जिसमें कंटेनर शिप्स और वेसल को लूट होता था। और उतना ही नहीं, वहाँ पे लश्कर के आदमी वहाँ के लक्षद्वीप में भी अपना बेस बनाने का कोशिश में थे, जिसमें 19 लोगों को पकड़ा गया। 2019 में भी 15 टेररिस्ट का एक्टिविटी देखा गया, जिसमें लक्षद्वीप में मूव कर रहा था श्रीलंका से। और 2020 में कावरती पुलिस के द्वारा 120 नारकोटिक्स और 5 वेपन स्मगलिंग करते हुए बरामद किया गया, जिसमें ऐसे ही नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर किए गए ये 2 साल में। वैसे ही केसेस रिसेंटली 2021 मार्च में श्रीलंकन को पकड़ा गया इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा मेजर ड्रग ट्रांसिट में, जिसमें 300 केजीज ऑफ हेरोइन और 5 AK-47 राइफल विद 1000 राइफ राउंड्स। तो ऐसा पादसा एक्ट कांग्रेस के टाइम में भी लाया गया है बहुत सारे स्टेट में। तो अब इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि ये एक्ट लाने में, और ये एक्ट सिर्फ लक्षद्वीप में लाया गया और वहाँ पे क्राइम रेट बहुत लो है बोलना गलत है। तो चलिए तीसरा रेगुलेशन भी देखते हैं, एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, जिसमें प्रोटेस्टर्स बताया जा रहा है कि ये एक बीजेपी का हिंदुवती एजेंडा है बीफ बैन करने के लिए। अगर ये रेगुलेशंस ठीक से देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि अगर आपको कोई भी एनिमल्स को स्लॉटर करना चाहते हैं तो आपको लोकल अथॉरिटी से रिटर्न परमिशन लेने होंगे, जिससे अथॉरिटीज के द्वारा एनिमल को जज करेगा कि वो फिट है या नहीं स्लॉटर करने के लिए। पर आपको परमिशन नहीं मिलेगी अगर वो एक काफ ऑफ काउ, बुल और बुलक रहे तो। और ऐसा बहुत सारा कंडीशन है जिससे आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो ऐसा कानून इन्फोर्स नहीं किया गया, पर ये डायरेक्टिव में रखा गया है, जिससे कोई भी स्टेट अपना हिसाब से रेगुलेशंस बना सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 48 से आते हैं, जिसमें काउ स्लॉटर्स को रोकने के लिए कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यू लिक्विड पॉलिसी, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स के द्वारा कि अब लक्षद्वीप की जगह जगह पर ये अब लिक्विड स्टोर का ठेका खोलना शुरू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ये पॉलिसीज में ऐसा नहीं लिखा गया है कि वहाँ पे हर जगह में ये ठेका खोलेगा, पर इतना है कि वहाँ पे जो बंगारा हिल्स में जो रिसोर्ट्स है वहाँ पे टूरिस्ट के लिए अलाउ है। ऐसा ही 3 और आइलैंड में जहाँ पे रिसोर्ट्स ये सब बनेगा टूरिज्म के हिसाब से, वहाँ पे ये लिक्विड का परमिशन मिल जाएगा, उतना ग्रांट होगा बोल के वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगला रेगुलेशन है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, जिसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा किसी भी जमीन को नोटिफाई करके एक्वायर करने में, प्लानिंग एरिया बनाने के लिए, इफ वो कैंटोनमेंट एरिया है तो, जिसमें फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 19 के द्वारा ये रेगुलेशन बनाए गए हैं कि कौन सा एरिया को लैंड कहाँ रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट कर सकता है। वो सारा मेंशन किए गए ये रेगुलेशन में, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि वहाँ पे डेवलपमेंट प्लस टूरिज्म को एक बढ़ोतरी देने के लिए ऐसा कानून लाया गया है। तो लोकल्स को यही डर है कि नया कानून आने से ये लोग को आगे आने वाले दिन में दिक्कत आ सकता है, जिसकी वजह से वो लोग का जमीन भी छीन सकता है, जो ये वाला केस एकदम लेजिट है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को मोर क्लैरिफाई होना पड़ेगा ये रेगुलेशन में, ताकि लोकल्स का जमीन ना छीने और परेशानी ना बढ़े।
पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो सबसे बड़ी गलती हुआ है वो है वायलेंट कोविड-19 में, जिसमें एसओपी गाइडलाइन चेंज कर दिए थे, जिससे 20 दिसंबर 2020 तक लक्षद्वीप एक कोरोना फ्री यूटी बना रहा था। 1 साल अंदर तक वही रूल्स चेंज होने की वजह से वहाँ पे कोरोना केस होना शुरू किया था, वो लोकल्स का मानना है। वहाँ से सबसे पहले जो कोरोना पेशेंट रहा वो एक IRB से था। तब से वहाँ कोरोना आज के डेट में मोर देन 6000 एक्टिव केसेस रहा है, जिसमें 36 का डेथ हो चुका है। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस में जब लाएंगे तो उसको अच्छे से स्टडी करके लाना चाहिए। तो ये वीडियो के तहत आप लोग को जो लक्षद्वीप के बारे में फेक न्यूज़ फैल रहा था उसके हिसाब से आप लोगों को वहाँ के एक्चुअल रियलिटी को लेके ये वीडियो में क्लैरिफाई करने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल। तो मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए जय हिंद।